हेलो। आ रही है आवाज? हेलो। नीरज सर आ रही है? मैं तो ज्वाइन कर ली हूँ। हेलो। आई। हेलो हेलो। आ रही है ना? ठीक। यस मैम। ओके।
A very warm good morning to everyone. I welcome you all on fourth day of FDP session of Institute of Pharmacy, Sri Ram Sarup Memorial University. I extend my gratitude and welcome to respected speakers of today's session, Mr. Avnish Kumar Sir, pharma fraternities from different institute, colleague faculties and research scholars. Before inviting Sir for today's session, I would like to share few words about him. Sir has completed his B Pharm from Rajiv Academy for Pharmacy, M Pharm from Babu Banarsi Das in Pharmaceutical Chemistry. Sir is currently working at Institute of Pharmacy, SRMU. Sir has more than 16 years of industrial and teaching experience. Sir has sound knowledge over different analytical techniques. As same topic for today's session is various analytical techniques utilized for current research. With these words, I would like to invite Sir for his lecture. हेलो आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर. Okay. Good morning to all of you. Is screen is visible to all of you? Yes, sir. Okay. Today's FDP topic is basically spectroscopy. Yeah,
or we can say various analytical techniques used in research. Many of the techniques we use in research such as UV, IR, NMR, spectroscopy, यानी different, हम ये कह सकते हैं कि different टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग क्या करते हैं अपने रिसर्च पर्पज के लिए यूज करते हैं। उसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा वो है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब बिफोर स्टार्टिंग NMR, I want to describe some basic principles of spectroscopy. In spectroscopy, what happened? Actually, in spectroscopy, if we see the literal meaning, what is happening in spectroscopy? Spectroscopy means interaction of matter with light. Just see what happens when a matter interacts with light. Matter means matter contain atoms. When many atoms combine, they form molecule, and many molecules may form a compound. In spectroscopy, basically what happened when a light is projected to any matter, then matter starts either absorption or emission or any change in matter. any हम ये कह सकते हैं कि मैटर के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आता है। जैसे जैसे लाइट किसी मैटर के ऊपर पड़ती है तो मैटर के अंदर कुछ चेंज आता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं बेसिकली मेजर करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम बात करें यूवी की, तो यूवी के अंदर क्या होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, इसको देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यूवी के अंदर कैसे होता है। यानी क्या होगा, हमारे पास मैटर है, ठीक है, तो मैटर पर क्या किया हमने, जैसे ही लाइट को डाला, यानी किस रेंज की लाइट को हमने डाला, यूवी रेंज की लाइट को डाला। लाइट में भी आपने देखा होगा कि उसमें जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं तो विविक ग्योर आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। विविक ग्योर, व्हाट इज विविक ग्योर, यानी कि सबसे पहले शॉर्टर वेवलेंथ, फिर उससे लॉन्गर, फिर उससे लॉन्गर, यानी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वेवलेंथ क्या होती बढ़ती जाती है। तो जैसे ही यूवी लाइट क्या होती है किसी मैटर के ऊपर पड़ती है तो उसके अंदर क्या होगा, मैटर के अंदर हमारे पास तीन चीजें हैं। एक तो सबसे पहला न्यूक्लियस है हमारे पास, उसके बाद क्या है, उसके चारों तरफ क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सबसे पहले क्या होता है कि यूवी लाइट क्या होती है, जो यूवी लाइट इंटरेक्ट करेगी किसके साथ में, इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। यानी अगर मैटर का इंटरेक्शन किसके साथ में हो रहा है, लाइट के साथ में, और लाइट में भी क्या हो रहा है, लाइट किसको इफेक्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली इफेक्ट कर रही है। यानी जैसे यूवी लाइट पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से किसकी तरफ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाएंगे। और वो जो एक्साइटेशन होता है उस समय जो लाइट इमिट होती है, एनर्जी जो इमिट होती है, उसी इमिट को हम लोग क्या करते हैं बेसिकली रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब अगर हम बात करें आईआर की, यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी अगर हम इंफ्रारेड रीजन की लाइट को क्या करेंगे, मैटर के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा बेसिकली, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या होता है कि लाइट पड़ती है उस केस में एक्साइटेशन होता है। लेकिन दूसरा केस क्या होता है कि अगर उसमें मान लीजिए हम क्या करते हैं, अपनी रेंज चेंज करते हैं, यानी यूवी के बाद हम किस पे आ जाते हैं, आईआर। अगर आईआर रीजन से संबंधित लाइट या उस रीजन की लाइट या उस वेवलेंथ की लाइट मैटर के ऊपर पड़ेगी तो उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, अपनी जगह से मूव तो नहीं करेंगे, या कह लीजिए मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में तो नहीं जाएंगे, लेकिन उस केस में बेसिकली होगा क्या, इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या करेंगे, अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी शो करेंगे, वाइब्रेशन शो करेंगे। उस अगर हम वाइब्रेशनल एनर्जी को रिकॉर्ड करते हैं देन इट इज नोन एज आईआर। बट दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द आईआर। देन वी गो टू इनसाइड द मैटर। वहां पर आपको जब अंदर की तरफ पहुंचेंगे तो मैटर में आपको सबसे इनसाइड क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेंगे आपको, प्रोटॉन्स मिलेंगे, न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। यानी अगर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स मिलाकर के हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, हमारा मास बन जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ से अगर मास के ऊपर कोई इफेक्ट आता है आपकी लाइट डालने से, समझ जब हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर मास होता है उसको जो मेजर करते हैं तो उससे रिलेटेड हो जाती है आपकी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद आता है हमारा सबसे लास्ट में आता है एनएमआर। अब एनएमआर केस में देखिए क्या होता है, जो सबसे फर्स्ट स्लाइड आपको शो हो रही है उसमें देखिए इंट्रोडक्शन टू एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले उसमें दिखाया गया है, जैसे कि इसके नाम से इंडिकेट होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। यानी इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या है, यानी अपने जो न्यूक्लियस जो हमारा न्यूक्लियाई है उसको उठा करके हम लोग कहां पर रख देते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी मे बी द मोस्ट पावरफुल मेथड ऑफ गेनिंग स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, उसमें जो एटम्स लगे हुए हैं उनकी हमको पोजीशन फाइंड आउट करनी है,
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली NMR का यूज करते हैं। फिर सेकंड थिंग है NMR इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड न्यूक्लियर। यानी बेसिकली NMR के अंदर क्या हो रहा है कि हमने क्या किया कि अपने न्यूक्लियस को हमने उठा करके कहाँ पर रख दिया, यानी किन्हीं दो मैग्नेट के बीच में हमने रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जनरेट हो रही है, और वो किस रीजन की उसमें लाइट हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। इसी के आधार पर इसका नाम दिया गया न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। और जब आप क्या कर, सबसे पहले क्या होता है कि न्यूक्लियर अपनी बेसिक स्टेट में रहता है, यानी कि उसमें क्या होता है कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होता है, लेकिन जैसे उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कुछ ना कुछ डाइवर्जेंस उसकी जो स्पिन होती है उसके अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। फिर सेकंड थिंग इसमें सेकंड पॉइंट दिया है NMR involves an interaction between electromagnetic radiation light and the nucleus of an atom। देखिए इसमें दो टाइप के एटम मिलेंगे आपको, जितने भी कार्बनिक कंपाउंड मिलेंगे आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें क्या हो जाएगा, या तो आपको कार्बन मिलेगा और हाइड्रोजन नहीं ज्यादा, तो जो भी कंपाउंड हमारे कार्बन एंड हाइड्रोजन से। द स्ट्रक्चर protons and neutrons in a nucleus behave if they are spinning। अब देखिए अगर सबसे पहली चीज हमको ये फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जो भी कंपाउंड हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, कि क्या वो वास्तव में NMR देगा कि NMR नहीं देगा। तो उस केस में क्या होना चाहिए, अगर आप न्यूट्रॉन, देखिए इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज एन ऑड नंबर द न्यूक्लियस विल हैव द नेट स्पिन। फॉर एग्जांपल 1H C13 N15 फ्लोरीन 19 एंड P31। यानी जो ये एग्जांपल्स दे रखे हैं ये क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस कैसा है, इसके अंदर क्या है, यानी अगर इसका आप देखिए इसमें प्रोटॉन्स देखिए और न्यूट्रॉन्स देखिए, तो अगर दोनों का नंबर क्या हो जाएगा, अगर सेम हो जाए, यानी कि और वो हो जाए इवन नंबर हो, यानी प्रोटॉन्स भी हमारे इवन नंबर में और क्या हो जाए, न्यूट्रॉन्स भी इवन नंबर में हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारी स्पिन होगी स्पिन 0 हो जाएगी। या अगर हमारी स्पिन 1 हो जाती है तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो जो न्यूक्लियस होगा वो बेसिकली NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो नहीं करेगा, कह लीजिए NMR सिग्नल को शो नहीं करेगा। दूसरी चीज क्या है, द स्पिनिंग चेंज इन द न्यूक्लियस क्रिएट्स अ मैग्नेटिक मूवमेंट। Like a magnetic bar, a magnet movement exists perpendicular to the axis of the nuclear spin। अब देखिए इस फिगर में जो दिखाया गया है, बेसिकली इसमें दिखाया गया कि अगर हमारा मान लीजिए जो न्यूक्लियाई है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रख रहे हैं तो उसमें किस तरीके से अरेंजमेंट होगा, और जब उसको हम क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, यानी अप्लाइड मैग्नेटिक, उसके ऊपर कह लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड को हम अप्लाई करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को हमने यहाँ पर डिनोट किया है किससे, B0 से। If the normally disordered magnetic movements of atom are exposed to external magnetic field, their magnetic movements will align। यानी अगर जब तक कि जो पहला वाला केस दिखा है जिसमें आपको देखिए फिगर में दिख रहा है कि नो मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब हमने न्यूक्लियाई को क्या कर रखा, फ्री कर रखा, उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रही, उस केस में क्या हो रहा है कि जो उसका मूवमेंट है, यानी जो उसके अंदर जो भी चीजें हैं न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स, उसका जो मूवमेंट है वो क्या है कि एक अलाइनमेंट में नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड करेंगे, जो उसकी स्पिन होगी वो क्या हो जाएगी, या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगी या मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। यानी इसके अंदर क्या हो जाएगा, उसमें कोई ना कोई एनर्जी जनरेट होगी, यानी वो अपने जिस, अगर मान लीजिए वो मैग्नेटिक फील्ड की जिस फील्ड में मैग्नेटिक, मान लीजिए जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है उसी डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम डिनोट करेंगे पॉजिटिव से। और अगर वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम डिनोट करेंगे किससे, निगेटिव साइन से। अब देखिए आगे वही चीज दिखाई गई है, द अलाइन्ड मैग्नेटिक मूवमेंट्स कैन बी आइदर विद और अगेंस्ट द एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें देखिए दो चीजें दिखाई गई, यानी जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है उस केस में स्पिन का स्टेटस क्या रहेगा, ठीक है, या तो इसमें दो चीजें होंगी, जो डिसओरिएंटेशन आपको कुछ दिख रहा था इससे पहले वाले फिगर में, आपको दिख रहा होगा कि जो स्पिन है वो क्या है, प्रॉपर्ली ओरिएंटेड नहीं है। इस वाले फिगर में देखिए, इसमें जो पहला फिगर दिखा जहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की गई, उसका मतलब क्या है कि किसी भी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, स्पिन हो रही है। लेकिन जैसे आप उसको मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, जैसे आपने B0 लगाना स्टार्ट किया वहां पर, ये कह लीजिए कि आपने न्यूक्लियाई को कहां पर प्लेस कर दिया, किन्हीं दो मैग्नेट के बीच में रख दिया है, ठीक है। उस केस में क्या हो जाएगा, या तो जो स्पिन है वो किस उसमें लाइन में हो जाएगी,
जिस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड अगर उसी डायरेक्शन में है तब तो क्या कहलाएगा, वो पॉजिटिव साइन से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर उसके रिवर्स डायरेक्शन में अपने आप को सेटअप कर ले रहा है, यानी जिसको प्लस हाफ और माइनस हाफ से आप डिनोट करते हैं, तो उसको हम क्या रखेंगे, उसको माइनस साइन से डिनोट करेंगे। देखिए इस फिगर में दिखाया गया, द अलाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट्स कैन बी आइदर विद और अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। द अल्फा एंड बीटा स्पिन स्टेट्स आर नॉट इक्वल इन एनर्जी। देखिए दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों की स्पिन के बीच में क्या होगा, कोई ना कोई डिफरेंस रहेगा, और जो डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा डेल्टा ई हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें देखिए दिखाया गया कि किस तरीके से न्यूक्लियाई बिहेव करता है जब उसके ऊपर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है। सबसे पहले इसमें देखिए क्या है, सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड। उसके बाद ये जो B0 दिखाया गया, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या कह लीजिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। और उसमें जो न्यूक्लियस होगा वहां पर क्या प्रेजेंट है, आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो बेसिकली जो ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके साथ में डील करती, प्रोटॉन्स के साथ में डील करती। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट जो दे रखा है, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरली रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जनरली रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। यानी जो मैग्नेटिक मूवमेंट हो रहा होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, जो एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड है उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। द मोर सील्डेड अ न्यूक्लियस विद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज द स्मॉलर अल्फा बीटा एनर्जी गैप वाई। यानी इसमें ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल हम कोई ले लेते, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कोई एल्केन ले लीजिए, मान लीजिए इथेन ले लिया, मीथेन ले लिया, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि उसमें जितने भी आपके प्रोटॉन्स लगे हुए हैं वो क्या एक नेचर के हैं या अलग अलग डिफरेंट नेचर्स के हैं, तो उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी उस केस में आप देखेंगे कि हमारा एटम ऐसा तो नहीं है या हमारा मॉलिक्यूल ऐसा तो नहीं इसमें सील्डिंग हो रही हो या डीसील्डिंग हो रही। सील्डिंग का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि उसके जो आसपास के लगे हुए जो एटम्स हैं वो ऐसा तो नहीं करें कि मैग्नेटिक फील्ड का अपोज कर रहे हैं, यानी एक्चुअल में जितनी मैग्नेटिक फील्ड वहां तक पहुंचनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोटॉन या न्यूक्लियस तक की, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी अप्लाई नहीं हो पा रही है प्रॉपर वहां तक पहुंच का इफेक्ट शो करेगा, वहां पर डीसील्डिंग का इफेक्ट शो होगा। तो ये इस तरीके से हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रोटॉन हमारा सील्डेड है या डीसील्डेड है। अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया एक्वायरिंग अ 1H NMR स्पेक्ट्रा। इसमें देखिए NMR रिक्वायर्स अ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव एनर्जी। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट द एनर्जी गैप। यानी जैसे जैसे आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए आप एनर्जी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये जो डिफरेंस है आपको, यानी कि दोनों के बीच में, इसको हम लोग शो किससे करते हैं, टेस्ला से शो करते हैं। अभी देखिए इस वाली स्लाइड में दिखाया गया एक्वायरिंग अ 1H NMR स्पेक्ट्रा, यानी किस तरीके से हम लोग NMR स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहली चीज दे रखी है, द स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड व्हेन अ हाई करंट इज पास्ड थ्रू अ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। यानी इसमें जो क्या होता है कि जो भी हम अपने न्यूक्लियाई को रखते हैं एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वहां पर होना क्या चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। लो टेम्परेचर रखा जाता है, लगभग कितने केल्विन का रखा जाता है, 4 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, किसी भी प्रकार का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लॉस नहीं होनी चाहिए। यानी जो भी वहां पर कंडक्टर लगा हो जो मैग्नेटिक फील्ड को कंडक्ट करे या जनरेट करे, वो कैसा होना चाहिए,
सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, ग्रेटर द करंट ग्रेटर द मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज्यादा आप करंट वहां पर अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा। नेक्स्ट देखिए, इन मोस्ट करंट NMR instrument, a brief pulse of ratio energy at relevant wavelength is used to excite the sample. नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, each of the atom is excited and then relaxes emitting energy। उस केस में देखिए होगा कि जैसे मान लीजिए आपने जनरली क्या किया, एक न्यूक्लियाई को ऐसे फ्री कर रखा है, नहीं उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रही, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसमें जो वो आपको दिखेगा, जो स्पिन दिखेगी एक डायरेक्शन में दिखेगी या जिगजैग डायरेक्शन में स्पिन दिखेगी। लेकिन जैसे आप उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो देखिए उस केस में क्या होगा, ईच ऑफ द एटम इज एक्साइटेड एंड देन रिलैक्सेस, यानी सबसे पहले क्या हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे एक्साइटेशन होगा यानी वो अपनी जो आपकी जीरो लेवल वाली स्टेट थी उससे कहा जाएगा ऊपर, देख लीजिए पॉजिटिव से किसकी तरफ जाएगा, निगेटिव, यानी पॉजिटिव स्पिन से निगेटिव स्पिन की तरफ। और जब ये स्पिन उसकी चेंज होगी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगी, तो क्या हो जाएगा, उस केस में क्या इमिट करेगा, एक एनर्जी इमिट करेगा। और उसी इमिट जो इमिटेड एनर्जी होती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए रिकॉर्ड कर लेते हैं। द इमिटेड एनर्जी इज रिकॉर्डेड एज अ फाइन इंडक्शन डिके, और उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री इंडक्शन डिके, सॉरी उसको बोलते हैं क्या, फ्री इंडक्शन डिके, जिसको हम लोग किसके नाम से जनरली जानते हैं, FID। फिर देखिए, FID कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एटम, यानी FID के अंदर क्या हो जाएगा बेसिकली, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी आपके एटम से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगी। अब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड अ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हमने आपने सुना होगा कि जैसे हमने सुना कि IR है, ठीक है, तो हम लोग IR में क्या बोलते हैं कि FTIR है। तो FTIR का बेसिक मतलब क्या होता है, यानी FTIR का मतलब कहता है यानी जो भी हमको पल्स है, मान लीजिए हमको इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन जब मान लीजिए हुआ है, यानी ग्राउंड स्टेट से कहाँ गया हो, एक्साइटेड स्टेट में गया, उस केस में क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी इमिट होगी। लेकिन उस जो इमिटेड एनर्जी होगी, उस इमिटेड एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दे करके और उसको किस फॉर्म में ले आते हैं, सिग्नल के फॉर्म में ले आते हैं। क्योंकि ऐसे तो आप एनर्जी को मेजर नहीं कर पाओगे, उसको मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी उसमें फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली जो FT हम लोग लिखते हैं ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट के आगे, FTIR FTNMR, तो उसमें कुछ नहीं है, बेसिकली क्या है कि जो भी आपको एनर्जी इमिट हो रही है, जो लॉस हो रही है, यानी जो भी एनर्जी में चेंज आ रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल प्रोग्राम के थ्रू क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको सिग्नल में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, और वही सिग्नल हमको बेसिकली दिखता है। इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन या फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कॉल्ड Fourier transform separates the signal, so an individual signal can be observed for each atom that it was excited, यानी जिस समय एक्साइटेशन हुआ था, ठीक है, उस समय जो आपको सिग्नल्स मिलने चाहिए, जो एनर्जी आपके ट्रांसफर हुई इधर से उधर, या कम हुई या ज्यादा हुई, तो उस पूरे चीज को क्या किया जाता है, एक फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होता है। यानी जो भी एनर्जी आपकी इमिट हुई या लॉस हुई वहां पर, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करने के बाद हमको उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज नोन एज FTI FTIR। अगर IR है तो उसके हम यूज कर लेंगे FTIR, अगर NMR है तो वहां पर हम क्या बोलेंगे उसको, FTNMR। सच एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एन FTNMR। ऑफन मल्टीपल FID आर टेकन एंड एवरेज टुगेदर, यानी जो FID होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल FIDs लेते हैं, उसका तो हम लोग क्या उसका निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, और उस एवरेज को हम लोग फिर क्या करते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको क्या करते हैं, सिग्नल के फॉर्म में पेपर पे आपको प्रिंट होके मिलेगा वो। बिफोर एनालिसिस NMR सैंपल्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड नीट और इन अ लिक्विड सोल्यूशन एंड प्लेड इन अ स्मॉल NMR ट्यूब, ठीक है। तो सैंपल प्रिपरेशन का प्रोसीजर दे रखा है। द सैंपल इज प्लेड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द ट्यूब इज spun at high rate to average magnetic field vibrations or tube imperfections। देखिए एक्वायरिंग 1H NMR स्ट्रक्चर, सॉल्वेंट्स आर यूज्ड, यानी अगर आपके पास मान लीजिए कोई, अगर आपका सैंपल है तो सैंपल वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। अगर सॉलिड है तो सॉलिड का आप डायरेक्ट NMR नहीं ले पाएंगे, ठीक है। यानी सॉलिड को आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी ऐसा आपको लिक्विड लेना पड़ेगा जिसके अंदर क्या हो जाए, वो सॉलिड आपका डिजॉल्व हो जाए, ठीक है। और उसका जो आप सॉल्वेंट सिस्टम जो भी सिलेक्ट करेंगे, तो ऐसा ना हो जाए कि सॉल्वेंट सिस्टम भी उसमें अपनी पीक देना शुरू कर दे। यानी सॉल्वेंट आपको कैसा लेना जो कि क्या हो, NMR के रिस्पेक्ट में क्या हो, न्यूट्रल हो। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट्स आर यूज्ड सच एज क्लोरोफॉर्म D, ठीक है। क्लोरोफॉर्म D क्यों लेते हैं, वो यहाँ पर रीजन दिखाया है कि भाई प्योर मतलब जो एक्चुअल क्लोरोफॉर्म आता है उसको ना लेकर के हम लोग क्लोरोफॉर्म D क्यों यूज करते हैं। इसमें देखिए दिया था, द मैग्नेट इज सुपर कूल्ड बट द सैंपल इज जनरली एट रूम टेम्परेचर, यानी जो मैग्नेट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सुपर कूल्ड रखते हैं, लेकिन जो हमारा सैंपल होगा उसको हम क्या करते हैं, जनरली रूम टेम्परेचर पर ही रखते हैं।
देखिए यहाँ पर पूरा प्रोसीजर दिखाया गया है। रेडियो फ्रीक्वेंसी सबसे पहला सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट कूल्ड बाय ए लिक्विड हीलियम, यानी जो कूलिंग की जाती है मैग्नेट की उसके किसके थ्रू हम लोग करते हैं, हीलियम के थ्रू करते हैं। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, द रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्साइटेशन पल्स एंड रिजल्टिंग इन एमआर सिग्नल, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड आर सेंड थ्रू केबल्स बिटवीन डिस्कनेक्ट हो गया, आ रहा है। शिखा मैम आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर, आ रही है आवाज। आ रही, ठीक, ओके कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, हमने क्या किया था, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट कूल्ड बाय लिक्विड हीलियम, यानी सबसे पहले हीलियम लिक्विड हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मैग्नेट है उसको क्या करेंगे, कूल करेंगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, यानी सिर्फ मैग्नेट को ही कूल करना, जो आपका सैंपल होगा या जो सैंपल ट्यूब है उसको हम लोग कहाँ रखना है, उसको रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। फिर देखिए अगली चीज है द रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्साइटेशन पल्स एंड रिजल्टिंग इन एमआर सिग्नल, उसके बाद हम क्या करेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे, उसमें स्पिन में चेंज आएगा और जो रिकॉर्डिंग होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, एनएमआर सिग्नल के फॉर्म में क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। फिर देखिए सैंपल ट्यूब स्पिन विद द प्रोब कॉइल्स इन द हॉलो बोर एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। फिर देखिए दे रखा है रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर एंड कंप्यूटर ऑपरेटिंग कंसोल, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिग्नल occurs at the computer console. नेक्स्ट देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए 1H NMR स्पेक्ट्रा। NMR स्पेक्ट्रा कंटेन्स ए लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, जैसे कि सबसे पहले क्या चीज है, नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। फिर सिग्नल की लोकेशन क्या है, सिग्नल का एरिया कितना आ रहा है, सिग्नल का शेप क्या है, स्प्लिटिंग पैटर्न है या सिंगल पीक आ रही है आपको, ये बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद ही आपको, इसके बाद ये सारी चीजों को देखने के बाद ही और दूसरी चीज आपको देखना पड़ेगा कि कोई सील्डिंग या डीसील्डिंग तो नहीं हो रही है, ऐसा पैटर्न तो आपको नहीं मिल रहा है। फिर देखिए नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्रोटॉन्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट विल गिव डिफरेंट सिग्नल, यानी अगर सेम टाइप का इन्वायरमेंट है, अगर मान लीजिए आपने कहा कि CH3, तो CH3 में क्या हो जाएगा, कार्बन लगा है, ठीक है, या CH4 आपने ले लिया मीथेन, तो जो उसमें 4 हाइड्रोजन लगे हैं, कह लीजिए 4 प्रोटॉन्स लगे हुए हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर सबका रहेगा क्या, एक जैसा रहेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपको 4 सिग्नल नहीं मिलेंगे, CH4 के केस में आपको सिंगल सिग्नल मिलेगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, प्रोटॉन्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट विल गिव डिफरेंट, यानी अगर एक सेम टाइप के प्रोटॉन्स हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट क्या है, सेम है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको सिंगल सिग्नल मिलेगा। अगर जब तक कि इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट नहीं चेंज होगा प्रोटॉन्स का, तब तक कि वो क्या हो जाएंगे, हो सकता है प्रोटॉन आपको वहां पर जो आपको स्ट्रक्चर जब ड्रा करेंगे तो आपको दिखेंगे वहां पर 3 प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है, ठीक है, लेकिन वो सिग्नल आपको कितने देंगे, एक ही सिग्नल देंगे अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट क्या है, सेम। दूसरी चीज क्या है, प्रोटॉन्स दैट आर होमोट्रॉपिक विल हैव परफेक्टली ओवरलैपिंग सिग्नल्स, और जो लगभग एक टाइप के होंगे, अगर मान लो उसमें 2 सिग्नल आपको मिलते भी तो क्या करेंगे, एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर उसमें स्पेक्ट्रम में आपको ओवरलैपिंग सिग्नल दिख रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए वहां पर कैसा नेचर है, होमोट्रॉपिक नेचर है प्रोटॉन्स का। फिर देखिए प्रोटॉन्स आर होमोट्रॉपिक इफ द मॉलिक्यूल हैज एन एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री दैट अलाउज वन प्रोटॉन टू बी रोटेटेड into the other without changing the molecule. फिर अगली चीज है फाइंड आउट द रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन ईच मॉलिक्यूल। तो देखिए नंबर ऑफ सिग्नल्स, यानी कितने सिग्नल्स आपको मिलेंगे किस केस में। सबसे पहला है अनदर टेस्ट ऑफ होमोट्रॉपिक प्रोटॉन इज टू रिप्लेस द प्रोटॉन्स एट द टाइम विद अनदर एटम। सर मैं यहाँ थोड़ा सा देखिए जैसे इसमें हाँ इंटरप्ट करना चाहूंगी, फिर से रिज्वाइन करना जी पड़ेगा अभी, ठीक है। तो अभी मीटिंग एंड हो जाएगी अभी।
हेलो मैम, आवाज स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही? हेलो हेलो, हाँ आ रही सर, आपकी आवाज आ रही। इस स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं हो रही? स्क्रीन नहीं शो हो रही है सर। एक मिनट। अच्छा कहे तो सर होने लगी शेयर। ओके। देखिए इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे नंबर ऑफ सिग्नल्स। आई थिंक अब स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को। हाँ सर। ओके, लेट्स स्टार्ट। नंबर ऑफ सिग्नल्स, अगर नंबर ऑफ सिग्नल्स की हम बात करें, देखिए इसमें दो तीन केस होते हैं। इफ द प्रोटॉन्स आर नाइदर होमोट्रॉपिक, दो बातें हमने लोग को इससे पहले देखी थी कि होमोट्रॉपिक है या नहीं है, यानी अगर सेम इन्वायरमेंट तो हम बोल रहे थे कि क्या होना चाहिए, एक सिग्नल मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दो प्रोटॉन्स ऐसे हैं जो क्या करें, एक दूसरे को ओवरलैप करें, तो उसमें क्या मिलेगी, सिग्नल की आपको क्या मिलेगी, ओवरलैपिंग मिलेगी। अब देखिए अगला इसमें क्या है, इफ द प्रोटॉन्स आर नाइदर होमोट्रॉपिक नॉर, यानी इस केस में क्या बताया गया कि यानी अगर मान लीजिए होमोट्रॉपिक नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है। यानी अगर केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स नहीं होंगे तो उस केस में आपको क्या मिलेंगे, सिग्नल्स क्या हो जाएंगे, वहां पर चेंज हो जाएंगे। यानी कि आपको जितना केमिकल इन्वायरमेंट मिलेगा अलग अलग, यानी अगर मान लीजिए एक प्रोटॉन एक केमिकल इन्वायरमेंट में है, फिर दूसरा प्रोटॉन आपको दूसरे केमिकल इन्वायरमेंट में, तो आपको वहां पर दो सिग्नल मिलेंगे। यानी जितने जैसे जैसे केमिकल इन्वायरमेंट चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे नंबर ऑफ सिग्नल्स आपके क्या हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो जितने कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, या कह लीजिए उसमें जितने केमिकल इन्वायरमेंट का वेरिएशन होगा, उस केस में क्या हो जाएगा, आपको स्पेक्ट्रा जो मिलेगा वो बहुत मोर कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, टिपिकल हो जाता है। परफॉर्म द रिप्लेसमेंट टेस्ट ऑन प्रोटॉन्स सो इन द मॉलिक्यूल ग्लो। ठीक है, उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस केस में अगर मान लीजिए जहां पर होमोट्रोपिक प्रोटॉन्स नहीं है, देखिए इसमें कैसे करेंगे इस टेस्ट को, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोटॉन्स। तो फिर इसमें देखिए यहाँ पर दिखाएगा नंबर ऑफ सिग्नल्स, देयर आर सम शॉर्टकट्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई हाउ मेनी सिग्नल्स
यू शुड सी इन 1NMR। यानी यहाँ पर ये दिखाया गया कि कितने टाइप के सिग्नल्स आपको किसी भी तरीके से इसमें 1H-NMR में कितने टाइप के सिग्नल्स आपको दिखेंगे। पहला देखिए, पहले फर्स्ट केस दे रखा है, द 2 प्रोटॉन्स ऑन अ CH2 ग्रुप विल बी इक्विवेलेंट। अब देखिए यहाँ पर इसे CH2 ग्रुप दिखाया गया, इसमें देखिए दीज 2 प्रोटॉन, जो नीचे फिगर दिया गया, जो स्ट्रक्चर ड्रा किया गया, इसमें देखिए दीज 2 प्रोटॉन्स आर केमिकली इक्विवेलेंट। देखिए दो प्रोटॉन जो आपको यहाँ पर देखना है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, इनका दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है, सेम टाइप। तो इसका मतलब इसकी वजह से आपको कितना सिग्नल मिलेगा, एक सिग्नल मिलेगा, सिंगल सिग्नल या सिंगल पीक आएगी। द 2 प्रोटॉन्स ऑन CH2 ग्रुप will be equivalent if there are no chirality centers in the molecule. The 2 protons on CH2 group will not be equivalent if there is chirality center in the molecule. यानी अगर chiral molecule होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2 protons on a CH2 group will not be equivalent। अगर chirality वहां पर शो हो रही है, यानी chiral कार्बन है, दूसरा प्रोटॉन chiral के पास में है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तब आपको देखिए नीचे दिखाया, these 2 protons are not chemically equivalent। अगर chiral होगा तो उस केस में क्या हो जाएंगे, वो इक्विवेलेंट नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, देयर आर सम शॉर्टकट्स यू कैन आइडेंटिफाई हाउ मेनी सिग्नल्स यू शुड सी इन 1H-NMR। अब देखिए इस केस में दिखाया गया, थर्ड पॉइंट है, द 3 प्रोटॉन्स ऑन एनी मिथाइल ग्रुप विल ऑलवेज बी इक्विवेलेंट टू ईच अदर। यानी अगर मिथाइल ग्रुप है, वहां पर CH3 ग्रुप कहीं पर लगा है, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे मिथेन की, इथेन की, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वहां के जो प्रोटॉन्स होंगे वो आपको कैसे दिखेंगे, वो इक्विवेलेंट एनवायरनमेंट में होंगे। तो उसके लिए आपको कितना सिग्नल मिलेगा, 3 प्रोटॉन्स के लिए आपको सिंगल सिग्नल ही मिलेगा। The 3 protons on a methyl group will always be equivalent to each other। फिर आगे देखिए, multiple protons are equivalent if they can be interchanged through either a rotation or mirror plane। नेक्स्ट स्लाइड में नंबर ऑफ सिग्नल्स, आइडेंटिफाई ऑल द ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन। यानी जब आप उसको स्पेक्ट्रा को रीड करना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग क्या सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, यानी जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑल द ग्रुप्स ऑफ, यानी जितने भी ग्रुप वहां पर हैं उसमें सबसे पहले ग्रुप के अंदर क्या देख लीजिए आप कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कितने, क्योंकि जितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ सिग्नल्स आपको मिलेंगे। यानी अगर मान लीजिए वहां पर 3 के ग्रुप के 3 हैं, यानी कि टोटल 9 प्रोटॉन्स आपके पास हो गए, लेकिन 9 सिग्नल्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको सिग्नल्स 3 मिलेंगे। फिर देखिए यहाँ पर दिखाया गया, रिकॉल द साइक्लोहेक्सेन चेयर्स हैव 6 इक्वेटोरियल एंड 6 एक्सियल पोजीशन। जहाँ पर साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल दिया गया है, इसमें देखिए जो ये दिखा रखा, 2 कलर से दिखा रखा है, ठीक है, तो H दिखा रखा है, एक एक्सियल से दिखा रखा है, और जो ब्लू कलर से दिखा रखा है वो इक्वेटोरियल प्रोटॉन्स की बात की गई है। फिर देखिए, डू द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल प्रोटॉन्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट्स। द रिप्लेसमेंट टेस्ट फॉर एन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पेयर, हाउ मेनी सिग्नल्स यू शुड। एक क्वेश्चन एक तरीके से दिया गया है कि किस तरीके से सिग्नल को हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए, नंबर ऑफ सिग्नल्स एट रूम टेम्परेचर द चेयर कन्वर्जन अकर्स रैपिडली। अगर रूम टेम्परेचर पर आपका कंपाउंड है उसमें क्या हो जाएगा, जो कन्वर्जन होगा, यहाँ पे देखिए कन्वर्जन दिखाया गया किस तरीके से ये चेयर का कन्वर्जन हो रहा है। यानी जिस पोजीशन में सबसे पहले थे उसके जस्ट जो अगला पोजीशन है उसका जस्ट रिवर्स है। द NMR इज नॉट enough to see the individual structure, so the average is observed 1 signal। यानी इस केस में आपको क्या मिलेगा, एक ही सिग्नल। What might you expect to see the temperature of the NMR sample brought down to -100 डिग्री से। यानी अगर -100 के नीचे करेंगे तो उस केस में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर कुछ केमिकल शिफ्ट की बात की गई है। टेट्रामिथाइलसिलेन इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड NMR और केमिकल शिफ्ट। यानी टेट्रामिथाइलसिलेन को हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, NMR में केमिकल शिफ्ट के लिए। इन मेनी NMR सॉल्वेंट्स 1% TMS इज एडेड एज एन इंटरनल स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ पर जो टेट्रामिथाइलसिलेन दिखाया गया, नहीं तो टेट्रामिथाइल का मतलब क्या होगा, कि 4 ग्रुप किसके लगे, हमारे मिथाइल के ग्रुप लगे, और बीच में क्या है हमारा सिलिकॉन है, SI। ठीक है, इसमें देखिए जो जितने भी CH3 लगे हैं सबका क्या है कि केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है, सेम। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा, एक आपको लार्ज पीक मिलेगी। ठीक है, लार्ज पीक कहने का मतलब जो इंटेंसिफाइड पीक यहाँ पर आपको शो होगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, काफी ज्यादा है। देखिए CH3 के पास 3 हो गए, फिर CH3 के पास 3, यानी इसमें टोटल आपको कितने प्रोटॉन्स दिख रहे हैं, 12 प्रोटॉन्स दिख रहे हैं। लेकिन 12 प्रोटॉन्स पे जो आपको सिग्नल मिलेगा वो सिंगल सिग्नल मिलेगा। The shift for proton signal is calculated as comparison to TMS signal। यानी बाकी जो हमारा कंपाउंड होगा हम उसको किससे कंपेयर करेंगे, तो टेट्रामिथाइलसिलेन का सिग्नल होगा उससे हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, यानी उससे कंपेयर करेंगे। जो हमारी शिफ्ट आई है वो
टीएमएस के कंपैरिजन में कहां पर है, ठीक है। अब देखिए उसका फार्मूला दिया गया है, ऑब्जर्व्ड शिफ्ट फ्रॉम टीएमएस इन हर्ट्ज into 10 to power -6 फिर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन हर्ट्ज। अब यहाँ पर केमिकल शिफ्ट के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट को और डी शील्डिंग इफेक्ट को दिखाया गया है। अब देखिए अर्ली एनएमआरस एनालाइड सैंपल एट कांस्टेंट एनर्जी ओवर ए रेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फ्रॉम बिलो फील्ड स्ट्रेंथ डाउन फील्ड टू हाई फील्ड यानी अप फील्ड। शील्डेड प्रोटॉन्स रिक्वायर स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू बी एक्साइटेड एट द सेम एनर्जी एज डी शील्डेड प्रोटॉन्स। देखिए यहाँ पर एक चीज ये बताना चाह रहे हैं कि एक तो यानी अगर आपका सिग्नल क्या आ रहा है, अप फील्ड में आ रहा है, तो अप फील्ड में आ रहा है इसका मतलब क्या हो सकता है कि अगर वहां पर प्रोटॉन की शील्डिंग होगी तो वहां पर आपको क्या हो जाएगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो एक्साइटेशन शो करेगा, अपनी स्पिन को चेंज करेगा, ठीक है। और अगर वहां पर डी शील्डिंग है, डी शील्डिंग किस केस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पर कोई सा ग्रुप लगा हो, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप लगा हो, जैसे मान लीजिए क्लोरीन लगा है, ठीक है, क्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है, यानी जितने भी ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए CH3Cl लगा है, CH3Cl, तो CH3Cl के केस में क्या हो जाएगा, यानी जो CH3 के प्रोटॉन्स है उसको क्या करेगा, CH3 के जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उसको क्या करेगा, क्लोरीन अपनी तरफ क्या करेगा, पिकअप करेगा या पुल अप करेगा, ठीक है। तो अगर वो अपनी तरफ खींच रहा है तो इसका मतलब वहां पर जो फील्ड आपको लगानी पड़ेगी वहां पर कम फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगी, डी शील्डिंग हो जाएगी। और शील्डेड का मतलब क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए वहां पर कोई सा ग्रुप है, उसके बाद कोई एक नेक्स्ट ग्रुप और लग जा रहा है, इसका मतलब आपकी जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुअल न्यूक्लियाई तक नहीं पहुंच रही है, तो उस केस में आपको क्या हो जाएगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो जो आपका सिग्नल शो करेगा वो अप फील्ड में शो करेगा, और जहां पर क्या हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप लगा हो, डी शील्डिंग हो रही है, तो वो आपका कहां पर जाएगा, डाउन फील्ड में जाएगा। तो ये होता है केमिकल शिफ्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब इसको केमिकल शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर हम लोग इसमें दो चीजें आती है, एक तो अप फील्ड आता है, दूसरा क्या आता है, डाउन फील्ड। डाउन फील्ड तब होगा जब वहां पर क्या हो जाए, यानी कोई ना कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप लगा हो, ठीक है, या कह लीजिए किसी भी तरीके से क्या हो जाए, जो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस है उनके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाए, अपनी तरफ पिकअप कर लिया जाए। कोई ग्रुप ऐसा लगा जो क्या करे, यानी उसमें ये भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई सा आपका ऐसा ग्रुप लगा जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पिकअप कर ले, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपको डी शील्डिंग इफेक्ट शो होगा। अब देखिए यहाँ पर केमिकल शिफ्ट देखिए दिखाया गया, एल्केन प्रोटॉन्स जनरली गिव सिग्नल्स अराउंड 1 to 2 ppm. Protons can be shifted downfield when nearby electronegative atoms causing de-shielding. अब देखिए इसमें दिखाया गया है, पहले 1 ppm पे आ रहा है, फिर 2.2 पे है, फिर 2.7 पे है, फिर 3.1 पे है। यानी जैसे जैसे देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले क्या था, 1 ppm पे आपका सिग्नल आ रहा था, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या थे, 4 प्रोटॉन लगे थे, ठीक है, 4 प्रोटॉन इसमें लगे हुए थे। इसका मतलब यहाँ पर कोई शील्डिंग या डी शील्डिंग का इफेक्ट नहीं आ रहा था, ये नॉर्मल प्रोटॉन्स लगे हुए थे। उसके बाद देखिए आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्लेस किया और वहां पर क्या लगा दिया, आयोडीन लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन और जो आयोडीन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जो आपके यहाँ पर हैं, उसको क्या करेगा, आयोडीन अपनी तरफ क्या करेगा, पुल अप करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो अब देखिए वहां पर क्या हो जाएगा, तो आपको ज्यादा एनर्जी वहां पर आपको कम एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसका सिग्नल कहाँ चला जाएगा, 2.2 पे चला गया। जैसे आपने ब्रोमीन लगाया और शिफ्ट हो गया, यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग होती चली जाएगी। यहाँ पर देखिए साफ साफ शिफ्टिंग दिख रही है, 1 ppm, 2.2, 2.7, 3.1 एंड 4.3। दिस इज ऑल अबाउट NMR spectroscopy, chemical shift, and how you will identify the spectra. Okay, thank you. Thank you, sir, for your wonderful session, from giving in-depth knowledge about the NMR. If participants have any query, then they can ask. If any participants have any query, they can ask. Hello. 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 Good morning, sir. Good morning.
So what are the applications of NMR spectroscopy? एप्लीकेशन तो बेसिकली आप लोग बहुत बेसिक से पढ़ते हैं। एप्लीकेशन के लिए अगर स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन आपको करना है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एनएमआर टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। यानी एग्जैक्ट पोजीशनिंग क्या है प्रोटॉन्स, अगर कभी कभी होता है कि मान लीजिए हमने यूवी कर लिया, ठीक है, या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करा लिया, तो यूवी किस बारे में आपको बता देगा, यानी आपके सैंपल में कोई चेंज आया है कि नहीं आया, उसको आप थोड़ा सा यूवी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन एक्चुअल में प्रोटॉन्स की पोजीशन क्या है या स्ट्रक्चर, उस जो स्ट्रक्चर बेसिकली, यानी ये कह लीजिए कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं, ठीक है, वो इस प्रोटॉन या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर इलुसिडेशन का बेसिक काम कहाँ पर होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ पर सिंथेटिक प्रोसीजर्स अप्लाई होते हैं। यानी अगर आपने कोई नया मॉलिक्यूल मान लीजिए डिजाइन किया, आपने मान लीजिए वहां पर क्या लगाया कि आपका कंपाउंड कोई सा था, मान लीजिए मिथाइल था, मिथाइल के साथ में आपने क्या किया, क्लोरीन ऐड किया। अब वहां से क्लोरीन हटा करके आप वहां पर क्या ऐड करना चाह रहे हैं, मान लो आपने ब्रोमीन ऐड कर दिया, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि आपने ब्रोमीन वहां पर ऐड कर दी, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस फिर कंपाउंड जो आपने बनाया उसका क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके पास पहले एक्चुअल कंपाउंड था उसका एनएमआर करवाइए। उसके बाद जो नया कंपाउंड जहां पर आपको लगता है कि हमने यहाँ पर ब्रोमीन, भाई रिएक्शन करा देने से ये नहीं वो हो जाता, कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर ब्रोमीन लगी गई होगी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस आ रहा है तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हो सकता है कि कोई हमारे कंपाउंड में चेंज आए, जो ग्रुप हम लगाना चाह रहे हैं तो वो कंपाउंड हमारा, वो ग्रुप हमारा एक्चुअल में वहां पर लग गया। लेकिन अगर एक्चुअल में वहां पर ग्रुप जाकर के लगा है या नहीं लगा है, एक्चुअल डाटा जो उसका फाइनल डाटा होगा वो एनएमआर ही आपको बता पाए। और बाकी आपने एक वो सुना होगा, जैसे कि हम लोग कराते हैं एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो उसको पहले उसको एनएमआर करके उसका नाम था, तो उसमें लोगों को थोड़ा सा समस्या होती थी कि वो न्यूक्लियर के नाम से घबरा जाता था, यानी कोई यहाँ पे कोई रेडिएशन जैसी कोई चीज है तो रेडिएशन से आदमी थोड़ा घबराता था, तो उसको क्या कर दिया गया, एनएमआर हटा करके उसको क्या कर दिया, एमआरआई कर दिया गया, ठीक है। तो एमआरआई का फुल फॉर्म था तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है बेसिकली वो भी क्या है, इसी एनएमआर का ही एक पार्ट है, या कह लीजिए उसी का एक एडवांस वर्जन। थैंक यू सर। और किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। हाँ, यस योर ऑडिबल। एमआर होता है, उसमें शेडिंग क्या होती है? हेलो विवेक। हेलो विवेक, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कर रहे हैं? जो एमआर होता है उसमें शेडिंग क्या होती है? शील्डिंग पूछ रहे हैं ना? शील्डेड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, जैसे अभी हमने इसको बताया भी था, अभी तो थोड़ी देर पहले हमने एक्सप्लेन किया शील्डिंग डिशील्डिंग। जैसे शील्डिंग आपको इस तरीके से समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, CH3Cl कंपाउंड है, CH3Cl, ठीक है। तो CH3Cl के केस में क्या होगा, एक आप सिंपल सा कंपाउंड लीजिए मीथेन, ठीक। तो मीथेन के केस में क्या है, कार्बन लगा हुआ है, उसके ऊपर 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उसके मीथेन के पास में जितने भी प्रोटॉन्स है वो सब क्या है, उनका जो इन्वायरमेंट है वो सेम इन्वायरमेंट के प्रोटॉन्स है, यानी कि वो आपको सिंगल सिग्नल देंगे। अब अगर शील्डिंग की बात करें तो अगर मान लीजिए उसमें क्या लग जाए, कोई सा एक एल्काइल ग्रुप और आकर के ऐड हो जाए, मतलब CH3 CH2, फिर उसके बाद फिर क्या आ गया, CH3 आ गया, जिसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वहां पर उसकी आगे की तरफ लग गए। अब अगर आप CH3 की बेसिक बात करेंगे कि इस कंपाउंड को हमको या इसके न्यूक्लियाई के बारे में हम बात करेंगे, तो इसका मतलब जो उसके आगे के प्रोटॉन्स और लगे, कोई ग्रुप आपने ऐड कर दिया, मान लीजिए क्या कर दिया आपने, CH3 था, CH4 था, तो आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटाया, वहां पर OH लगा दिया, ठीक। अब OH का अपना नेचर होगा, या तो वो क्या करेगा, तो CH3 के प्रोटॉन्स है, कह लीजिए जो OH और C के कार्बन के बीच में जो बॉन्ड, उसके प्रोटॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, या तो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, या तो इलेक्ट्रॉन वो दे रहा होगा, या तो क्या कर रहा होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, ठीक है, तब तो आपको डीशील्डिंग इफेक्ट दिखेगा। इलेक्ट्रॉन को और एक्स्ट्रा दे रहा होगा तो आपको कैसा इफेक्ट दिखेगा, सीरियस इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब सीरियस में क्या होता है कि जो आपको न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जो आपका एक्चुअल न्यूक्लियाई है वहां तक की उतनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं पहुंच पा रही है। क्यों? तो उसके जो नेबरिंग प्रोटॉन्स है उसमें क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। और किसी की कोई क्वेरी? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, एक बार मुझे बोलिए। इसकी बेसिक प्रिंसिपल सर एक बार मुझे बता दीजिए, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल देखो शुभम, इसमें ये है कि बेसिक प्रिंसिपल में क्या होता है, यानी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं
यानी न्यूक्लियस को हम कहाँ लेकर के, देखो 2-3 चीजें हैं। अभी हमने आपको इसे बताया था स्पेक्ट्रोस्कोपी जब स्टार्ट करी थी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली होता क्या है, यानी हम मैटर को किसके साथ में इंटरेक्ट कराते हैं, किसी न किसी प्रकार की वेव्स को इंटरेक्ट कराते हैं। मैटर के अंदर के पास कौन कौन सी चीजें थी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेंगे आपको, जब न्यूक्लियस के पास आप पहुंचेंगे तो वहां पर आपको प्रोटॉन्स मिलेंगे, और उसके बाद क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर के आपको वहां पर कैसा चार्ज हो जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज। हम कहते हैं ना कि न्यूक्लियस के पास कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जब तक कि न्यूक्लियस हमारा बाहर की तरफ रखा हुआ है, यानी उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है, तब तक की जो उसके जो स्पिन होती है उसकी स्पिन के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, पूरे न्यूक्लियस को उठा करके कहां पर, आप न्यूक्लियस को कहां पर रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे और वहां पर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स आप अप्लाई करेंगे, उसमें क्या हो जाएगा, कुछ न कुछ, यानी वो अपने रोटेशन को चेंज करेगा, ठीक है। तो जैसे ही रोटेशन को चेंज करता है, जो उसकी रोटेशनल एनर्जी है, जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है, वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा। उसी गायरोमैग्नेटिक रेशियो को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और उसको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करके हम लोग क्या करते हैं, उसको पीक में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। Anyone else have any query? Okay, thank you, sir. The session was really very Okay. interactive. Thank you so much, sir. ओके, थैंक यू मैम।